Hello friends, welcome to Manu Law classes. Now today friends, in this video we are going to discuss important news from the Hindu on August 17, 2022. So over here this आज के न्यूज़ में बहुत कुछ important आया है. So I would suggest that you sit with your paper and pen to mark the important point, to write down the important point, okay? Because here we are going to discuss about the ethanol blending, how it is going to be useful for India, what are the prospects and what are the challenges in the explainer series. Then news are related with sports also. Two important news about FIFA suspension of All India Federation Football Federation. क्यों हुआ है ये, what is that third party intervention, so we are going to see into that also. And then about Pragnanda, okay, along with three others, he has won the FTX Crypto Cup, so we are going to see this also. And then many important news related to health and other economic indicators like WPI, wholesale price inflation, उसके बारे में भी आया हुआ है. So we are going to see all those things. So let's start with the news. अब देखिए पहला जो न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज चाइनीज ट्रैकिंग वेसल रिचेस श्रीलंका पोर्ट. तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत दिन से चल रहा है. सो अगर कोई भी न्यूज़ बहुत दिन से चल रहा है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च वेसल ऑफ चाइना दैट इज़ युआन वांग 5. ये एक रिसर्च वेसल है, ये चाइना का है, ठीक है. अब ये चाइना का रिसर्च वेसल है, ये इंडियन ओशन में आया है, ठीक. अब इसकी जो डॉकिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, उसकी डॉकिंग हुई है हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका. ये हमने न्यूज़ कल भी किया हुआ था, आज भी हम कर रहे हैं. नाउ फ्रेंड्स, कल हमने एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ किया था कि वी लर्नड अबाउट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट. इफ़ यू विल रिमेंबर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है. तो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हमने कल पढ़ा था कि इंडिया ने श्रीलंका को दिया हुआ है. कल के न्यूज़पेपर में हमने एक और भी चीज़ आपको बताई थी अबाउट सागर, SAGAR सागर. तो ये सागर क्या है, तो ये सागर ये इंडिया का एक, आप कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है फॉर इंडियन ओशियन रीजन. द फुल फॉर्म ऑफ सागर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. तो यहाँ पे सागर में द इंडिया एम्स टू फॉर इकोनॉमिक collaboration, for other diplomatic collaboration, defense collaboration among India and other countries in the Indian Ocean region, जैसे कि मालदीव्स हो गया, मॉरिशियस हो गया, श्रीलंका हो गया, और भी जो कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनके साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना. तो पहले भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मॉरिशियस को इंडिया ने लास्ट ईयर दिया था और अब ये श्रीलंका को दिया है. नाउ द न्यूज़ इज दैट युआन वांग 5, सो ये चाइना का सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है. पहला तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद ये कहाँ पे डॉक किया है, देन दैट पोर्ट इज हम्बनटोटा पोर्ट दैट इज इन श्रीलंका. टू कंट्रीज हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस, दैट इज इंडिया एंड USA. सो चाइना ने यहाँ पे कहा है कि दैट दिस वेसल इज नॉट अ व्हाट यू कैन से वॉर शिप, इट इज मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च. इट इज द वॉर, दिस शिप दैट इज युआन वांग 5, इट इज द मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च ship. So it will be carrying out the activities related to scientific research and satellite tracking. And China is saying that this is consistent with international law and does not impact any other country's security interest. Now, अब अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे चाइना और श्रीलंका का एक इकोनॉमिक रिलेशन भी है जो हमको ध्यान में रखना है इस न्यूज़ को करते हुए. सो इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्रीलंका for bailing out its from its economic crisis. अगर हम देखेंगे कि जब श्रीलंकन गवर्नमेंट दे आर काउंटिंग ऑन चाइना टू हेल्प द टू रिस्ट्रक्चर इट्स एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ताकि IMF जो है वो श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे सके, ठीक है. अगर हम देखेंगे श्रीलंका, तो श्रीलंका में चाइना का जो लोन है दैट इज़ 10% ऑफ टोटल श्रीलंका टोटल फॉरेन डेप्ट. तो चाइना को भी ये डेप्ट रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स, उसको इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना कि ताकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है विच इज़ फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, इट कैन रीपे इट्स इंटरेस्ट एंड लोन टू चाइना. तो उसमें उसकी चाइना की मदद लगेगी. जब ये सब होगा तभी IMF जो है वो श्रीलंका को हेल्प करेगा, ठीक है. So this is very important. That's why if you can see that over here an economic angle is also involved. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है
कि कोलंबो ने चाइना के वन चाइना पॉलिसी को बैक किया है। ये पॉलिसी इसके लिए न्यूज़ में थी व्हेन नैंसी पेलोसी व्हेन शी विजिटेड ताइवान एंड श्रीलंका हैज आस्क्ड दैट कंट्री शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवोकेशंस। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट अफ्रीकन चीता। हम फीफा के बारे में स्पोर्ट्स पेज पे बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अफ्रीकन चीता स्टिल स्ट्रक इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे देखिए चीता जो इंडिया में है इट इज़ एक्सटिंक्ट इन इंडिया सिंस 1952। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नाबिया से और साउथ अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ताकि 10 से 12 यंग चीता को इंट्रोड्यूस किया जा सके इंडिया में। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कहाँ पे होंगे, सो देयर इज़ कूनो पालपुर फॉरेस्ट रिजर्व, सी ओवर हियर, कूनो पालपुर फॉरेस्ट रिजर्व विच इज़ इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हमने 2 कंट्री से एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। नामीबिया से चीता आने के लिए तैयार है। साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो अभी तैयार हो चुका है। जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है साइरिल रैमफोसा, जब वो उस पर साइन कर देंगे देन वी कैन ऑल्सो गेट चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नाउ सी फीफा। तो फीफा जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है फॉर फुटबॉल। हर स्पोर्ट्स के एक इंटरनेशनल बॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो वैसे फुटबॉल का जो इंटरनेशनल बॉडी है फीफा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब फीफा ने क्या किया है, फीफा ने सस्पेंड किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हर कंट्री का भी अपना फेडरेशन होता है, वैसे इंडिया का भी अपना फुटबॉल फेडरेशन है, इट इज़ कॉल्ड एज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इस सस्पेंशन का मतलब क्या होगा, इस सस्पेंशन का मतलब होगा कि इंडिया जो है अगर कोई भी इवेंट है रिलेटेड टू फुटबॉल वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, जो फीफा के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी कप अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कराता है तो किसी कोई भी टूर्नामेंट कराता है तो उसको फीफा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। साथ साथ में जो बहुत सारे कप्स हैं जो फीफा ऑर्गेनाइज कराता है, बहुत सारे टूर्नामेंट, उसमें इंडियन टीम पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर that if the ban continues then India cannot host under 17 Women's World Cup which was scheduled in October. Now over here the issue क्या है, issue है कि FIFA कहता है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अभी हम स्पोर्ट्स पेज पे मूव करके पहले इसको पढ़ लेते हैं। Okay, now come to the sports. Now FIFA bans AIFF for third party influence. ये न्यूज़ बहुत दिन से चल रहा था, but today we can understand this news in a much better way. अब देखिए क्या हुआ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, ठीक है, इलेक्शंस हुए नहीं, ठीक। हर 4 साल पे इलेक्शंस होना चाहिए था, एक न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट होके आनी थी, फाइन। तो यहाँ पे जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, वो है प्रफुल्ल पटेल। तो ये 12 साल से मतलब 3 टर्म से AIFF के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद क्या हुआ कि 4 साल के बाद इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन हुआ नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसने मई में कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एस्टेब्लिश किया कंसिस्टिंग ऑफ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रिलेटेड टू फुटबॉल। सो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, इनका काम था टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सी द इलेक्शन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फाइन। नाउ इफ़ यू विल जस्ट सी दिस कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन। सो यहाँ पे जो है जो इलेक्टोरल कॉलेज है कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, सो इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 36 स्टेट एसोसिएशंस एंड 36 एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर्स आउट ऑफ विच 24 आर मेल एंड 12 आर फीमेल। इसका मतलब ये है कि आप अगर इलेक्टोरल कॉलेज देखेंगे तो इट इज़ लाइक there are 36 state associations and then 36 players also, ठीक है। तो ये 50-50% हुआ, फाइन, कि 50% आर स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो यहाँ पे फीफा का क्या कहना है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज में यू हैव इक्वल नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स
अलॉन्ग विद स्टेट एसोसिएशंस, ठीक है, कि स्टेट एसोसिएशंस का जो पावर है वो बराबर है। फीफा रिकमेंड करता है कि देयर शुड बी ओनली 25% रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स और एक्स फुटबॉल प्लेयर्स, फाइन, नॉट मोर देन दैट, बट यहाँ पे 50-50% है। सो दैट्स वाई फीफा कंसिडर दिस एज थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। इसको फीफा क्या समझती है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। इसके बेसिस पे जो फीफा का जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है, ओके, इट हैज़ सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फ्रॉम फीफा, तो that is called as the Bureau of FIFA Council. So the Bureau of FIFA Council has unanimously decided to suspend the All India Football Federation with immediate effect. अब यहाँ पे आइए कि फीफा के इस बैन से इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है। नाउ सी, सो इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सस्पेंशन एनी डोमेस्टिक टूर्नामेंट विच विल बी कंडक्टेड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय AFC और फीफा, ठीक है। देन जो इंडिया का जो नेशनल टीम है दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे कि देखिए इसका है कि कुछ टीम्स हैं जैसे कि गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब, ये AFC के वुमेंस क्लब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। सेकेंड इज सीनियर नेशनल टीम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन SAFF वुमेंस चैंपियनशिप विच इज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। उसके बाद जो ATK मोहन बगान AFC कप है, ओके, जो सितंबर 7 को होने वाला था, अब वो भी डाउटफुल है। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस बैन। अब हम चलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट और ने अपॉइंट किया है कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू एडमिनिस्टर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दैट स्पोर्ट कोर्स के साथ कंप्लायंस करना बहुत ही ज़रूरी है एंड हेंस इट हैज़ अपॉइंटेड 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक द चार्ज ऑफ अफेयर्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसमें देखिए कौन कौन है ये कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर्स। सो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अनिल आर दवे, former Chief Election Commissioner S.Y. Qureshi and former Secretary of Ministry of External Affairs विकास स्वरूप। अब हम फ्रेंड्स आज के न्यूज़ पे चलते हैं, इम्पोर्टेंट अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। नाउ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था दैट बाय 2047 इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट, ठीक, और ये क्वेश्चन क्लैट में आ गया था, ठीक है ना, फाइन। एट द सेम टाइम इफ यू विल जस्ट सी दिस इज 2047। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस बार के अगर इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया हैज़ अचीव 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड इंडिया विल अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025, फाइन। इसका जो टारगेट था वो था नवंबर 2022, बट इंडिया ने इसको उससे पहले ही अचीव कर लिया। अब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर मैं बोलूँ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग तो इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल में, हमारे पेट्रोल में 90% पेट्रोल होगा और 10% इथेनॉल होगा। अगर मैं 20% बोलूँ तो इसका मतलब पेट्रोल विल बी 80% एंड इथेनॉल विल बी 20%, ठीक है। इसका मतलब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, ओके, आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट इट विल डिक्रीज। इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो 85% ऑफ क्रूड ऑयल नीड है, कितना, 85%, सो हमारा 85% ऑफ क्रूड ऑयल वी इम्पोर्टेड, ओके, and 50% of our natural gas requirement we imported. So India is the net energy importer. टारगेट क्या है कि हमें 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग, जितना ज़्यादा हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल की वो कम होगी और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इनके ऊपर खर्च होता है वो भी कम होगा, ठीक है। नीति आयोग का एक एस्टीमेट है, वो कहता है कि इंडियाज़ नेट इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोल इट वाज 185 मिलियन टन विच कॉस्टेड $55 बिलियन। अगर हम अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल करते हैं देन वी कैन सेव अराउंड $4 बिलियन पर एनम, ओके, दैट इज़ द नीति आयोग्स रिपोर्ट। नाउ इफ यू विल जस्ट सी
नीति ये इथेनॉल ब्लेंडिंग से, तो इफ़ यू विल सी ओवर हियर, इथेनॉल ब्लेंडिंग से वी कैन सेव आवर प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, एंड सेकेंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प फार्मर्स. ओके, तो फार्मर्स दोज हु आर growing the crops which are used for ethanol blending. अभी तो predominantly sugar cane यूज होता है, means molasses. This is called as first generation biofuel. इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल. और उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जो रिमेन्स ऑफ राइस होता है, जैसे राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, मेज, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न, बैम्बू, ठीक है, दैट दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड जनरेशन इथेनॉल. फाइन. तो व्हाट विल हैपन नाउ, फार्मर्स जो है दे कैन सप्लाई द स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ होते हैं राइस, व्हीट, मेज, कॉर्न, बैम्बू, वुडी बायोमास, दिस कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, गिविंग देम एक्स्ट्रा इनकम. ठीक है. इससे एक और बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, उससे क्या एक और बेनिफिट क्या होगा कि जो स्ट्रॉ होता है नॉर्मली फार्मर्स उसको फील्ड में छोड़ देते हैं और उसको जला देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टबल बर्निंग. स्टबल बर्निंग. अब इस स्टबल बर्निंग से क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बट नाउ फार्मर्स दे विल हैव एन ऑप्शन टू गिव दिस, इंस्टेड ऑफ स्टबल बर्निंग दे कैन यूज दिस स्ट्रॉ फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. So this will also help in curbing the pollution. Fine. So if you will just see over here कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है अभी हमने 10% अचीव कर लिया है. 20% हम कब तक अचीव करेंगे? तो 20% वी विल अचीव इट बाय 2025. पहले जो टारगेट था इट वाज 2030, नाउ इट इज़ 2025. उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं. दैट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 2G सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, 2G का यहाँ पे मतलब मोबाइल फ़ोन वाला 2G नहीं, इट इज़ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट. तो इसको लास्ट वीक ही इनॉग्रेट किया गया है. फाइन. चलो अब हम आते हैं यहाँ पे, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं विच आर लीडिंग इन इथेनॉल प्रोडक्शन. तो दीज आर US, चाइना, कनाडा एंड ब्राज़ील. तो दे ऑल हैव देयर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम. इसमें अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के पास एक लेजिस्लेशन है, एक एक्ट है विच मेक्स इथेनॉल कंटेंट इन पेट्रोल इन द रेंज ऑफ 18 to 27.5%. और 2021 में उसने इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना अचीव किया है? 27%. यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि US, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, ओके, दे आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल्स ऑल्सो, एंड इंडिया कम्स एट द 5th पोजिशन. अब हम यहाँ पे आते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगी. देखिए, नाउ वी आर हैविंग अ पेट्रोल विच विल हैव इथेनॉल ऑल्सो. ठीक, तो हमको इंजन्स भी इस तरीके से चाहिए होंगे कि जो ये जो ब्लेंडेड पेट्रोल्स हैं इनको यूज़ किया जा सके. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि पेट्रोल तो पूरा बर्न हो जाता है, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं आता. अगर हम इथेनॉल भी यूज़ करेंगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेसिड्यू. ठीक, तो ये रेसिड्यू बनना नहीं चाहिए वरना इंजन ख़राब हो जाएगा. तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से मशीन्स बनानी पड़ेंगी ऑटोमोबाइल में दैट विच कैन होल्ड और स्टोर द फ्यूल दैट इज़ 20% इथेनॉल. फाइन. अब हम यहाँ पे आते हैं कि जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे ऑल्सो प्रेफर बायोडीजल्स और बायोफ्यूल्स एज द नेक्स्ट स्टेप कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन पावर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. वो प्रेफर करते हैं कि बायोफ्यूल्स को ज़्यादा बढ़ावा मिले एज कम्पेयर टू दिस 3 ऑप्शंस. वाई? बिकॉज बायोफ्यूल्स डिमांड्स द लीस्ट इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स. ओके, नाउ यहाँ पे एक बेनिफिट और है. इंडिया ने रिसेंटली COP26 में विच वॉज हेल्ड इन ग्लासगो, वहाँ पे इंडिया ने कमिट किया था दैट इंडिया विल बिकम नेट ज़ीरो एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2070. फाइन. तो ये जब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. फाइन. तो अब नीति आयोग ने भी देखो अपने रिपोर्ट में कहा है दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन फॉर हायर इथेनॉल ब्लेंड्स एंड द कंडक्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी स्टडीज ऑफ इंजन्स एंड फील्ड ट्रायल्स इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द E20 कंप्लायंट व्हीकल्स. E20 मतलब 20% ब्लेंडेड पेट्रोल. ओके,
नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या आएगा, दैट इज अबाउट स्टोरेज. सो स्टोरेज इज गोइंग टू बी द मेन कंसर्न फॉर E10 सप्लाई हैज़ टू कंटिन्यू इन टैंडम विद E20 सप्लाई. अब यहाँ पे हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं. ठीक, अब देखिए एक बेनिफिट क्या है द इथेनॉल का, दैट इथेनॉल बर्न्स कंप्लीटली एमिटिंग नो कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम लेफ्ट ओवर रेसिड्यू यूज़ करते हैं फ्रॉम राइस एंड व्हीट तो स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. फाइन. जैसे कि देखिए 2G मतलब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड लास्ट वीक विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंट टू अबाउट 3 लाख टन्स ऑफ CO2 एमिशन पर एनम. ठीक है ना. अगर हम 20% ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ करते हैं तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है इट विल डिक्रीज बाय 3 लाख टन्स. अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे. अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेन है, दैट इज अबाउट वाटर, लैंड एंड प्रोडक्टिविटी या सप्लाई. ठीक, पहले हम लैंड की बात करते हैं. ठीक, एक रिपोर्ट है विच सेज कि अगर हम लैंड की बात करें तो 1 हेक्टर में अगर हम सोलार प्लांट लगाते हैं वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट विल बी सेम एज व्हाट वी विल गेट बाय प्लांटिंग मेज इन 187 हेक्टर. मतलब अगर हम 1 हेक्टर सोलार प्लांट यूज़ करते हैं दैट विल प्रोड्यूस सेम एनर्जी इक्विवेलेंट as produced by maize planted in 187 hectare. Okay, that is the first thing. Then about water. जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वक्त शुगर केन मोलास इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द इथेनॉल, बट शुगर केन इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप. यहाँ पर अगर हम देखेंगे दैट ऑन एवरेज 1 ton of sugar cane can produce 100 kg of sugar and 70 liters of ethanol. Meaning a liter of ethanol from sugar requires 2860 liters of water. So it is very water intensive business also. Fine. Second है steady supply of food grains. ठीक है. तो देखिए अगर हम देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन भी उस लेवल पे होना चाहिए कि ताकि इथेनॉल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई बराबर होनी चाहिए. बट सिंस वी आर विटनेसिंग टू मैनी हीट वेव्स, there is erratic rainfall pattern going on, so food production is decreasing. So that is the next challenge in this ethanol blending. Okay, so these are some of the reasons or some of the bigger challenges for ethanol blending. Now friends, एक हम सुप्रीम कोर्ट में एक बात आई है उसको हम देखते हैं. There are 2 sections which is being discussed. So Supreme Court has said to examine the validity of child gang rape law. तो एक सेक्शन 376 DB है, ठीक है, IPC का. यहाँ पे क्या है, 2 सेक्शन है, 376 DB, सेक्शन 376 AB. अब DB को देखिए ध्यान से. एक पेटिशन आया है सुप्रीम कोर्ट में, ओके, वेयर अ 29-year-old मैन हैज़ बीन गिवन अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. सो इट सेज, द पेटिशन सेज कि जो सेक्शन 376 DB है दैट इज रिलेटेड टू गैंग रेप ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 years ऑफ एज. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सज़ा दी जा सकती है ऑफेंडर को, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस नेचुरल लाइफ या डेथ पेनाल्टी. फाइन. उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 376 AB, ओके, सो इट हैज़ मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब इज 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक ही जुर्म के या एक ही क्राइम के 2 अलग अलग सजा है. फाइन. सो दिस इज व्हाट दिस पेटिशन इज हाईलाइटिंग. ठीक है. एंड द पेटिशन सेज दैट सेक्शन 376 DB वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्योंकि ट्रायल जज के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है 376 DB में, दैट आइदर टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी. And the second is right to equality of the constitution. The third thing which it highlights is about the reformation. Reformation मतलब victim को चांस मिलना चाहिए सुधरने का भी. So यहाँ पे the petition says that reformation is one of the important aspects of sentencing jurisprudence in this country. Fine. तो यहाँ पे एक चांस भी मिलना चाहिए, the chance of reformation of the convict and commuted death sentence to life imprisonment. तो एक चांस मिलना चाहिए सुधरने का, अबाउट व्हाट द पेटिशन इज सेइंग.
अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल केस की बात हुई है विच इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द केस ऑफ विंटर वर्सेस यूनाइटेड किंगडम हैड रूल्ड दैट इम्पोजिंग लाइफ सेंटेंसेस without review and a realistic prospect of release was a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. Now friends, let's come to another very important practice of Talaq-e-Hasan. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ तलाक-ए-हसन इज नॉट सो इम्प्रॉपर. हम बस प्रैक्टिस ऑफ तलाक-ए-हसन देखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक होता है तलाक-ए-इबादत, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल तलाक, जो अभी इंडिया में जिसको गैर कानूनी बना दिया गया है. फाइन. एक होता है तलाक-ए-हसन. अब तलाक-ए-हसन और में देखिए क्या फ़र्क है. सो तलाक-ए-हसन इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय विच अ मुस्लिम मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक नॉट रिपीटेडली. वो तलाक-ए-इबादत में होता है कि फटाफट 3 बार बोल दिया. यहाँ पे 1 महीने में 1 बार बोला जाता है ओवर अ 3 month पीरियड. आफ्टर दैट the marriage dissolves. Now see, the next is about child mortality has dipped to 35 per 1000 births. So this is very important. Now see, इंडिया में 2014 में जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी था दैट इज़ 45 पर 1000 लाइव बर्थ. अगर 1000 लाइव बर्थ हो रहे तो उसमें से चाइल्ड मॉर्टेलिटी इज़ 45. Now in 2019 it is just 35 per 1000 live birth. So यहाँ पे एक इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया दैट इज पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप एट द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव. ये पालन 1000 क्या है. सो इट फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर लाइफ, ठीक. So यहाँ पे the app will provide practical advice to caregivers on what they can do in their everyday routine and will help clear doubts, ठीक है. Now देखिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है. A baby's brain development begins during pregnancy and is influenced by the pregnant woman's health, nutrition and environment. जो पहला 1000 day होता है which also encompasses conception as well as first 2 years of child life. फाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है for child's nutrition stimulation. Child requires in this 1000 days right nutrition, stimulation, love and support. Now these are very important for child's physical, mental, emotional, cognitive and social health. The next is super वासुकी. अब देखिए ये बहुत अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है पर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सुपर वासुकी. सो द रेलवे ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है फॉर इट्स लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन. सो इट इज़ सुपर वासुकी. नाउ सो विद 225 लोडेड वैगन्स कैरिंग ओवर 27,000 ऑफ कोल ऑन August 15. सो ये 3.5 किलोमीटर का ट्रेन है. इट हैज़ कवर्ड 267 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड राजनंदगांव इन नागपुर. ये टेस्ट ट्रायल किसने रन किया था. दैट इज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्राइट ट्रेन एवर रन बाय द रेलवेज. ओके. नाउ व्हाई रेलवे इज प्लानिंग सच टाइप ऑफ ट्रायल रन. तो सी रिसेंटली हमने देखा था गर्मी के महीने में कि कोल ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत हो गई थी और बहुत जगह पे कोल का शॉर्टेज हो गया था. सो रेलवे विल यूज दिस ट्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट कोल इन पीक डिमांड सीजन टू प्रिवेंट फ्यूल शॉर्टेज ऑफ पावर स्टेशंस. Now friends, let's come to economy. July wholesale inflation slows to 13.9%. So over here we are talking about wholesale inflation. Now we already know कि 2 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक WPI और एक CPI. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट WPI, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. सो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इफ़ यू विल जस्ट सी दैट इट इज़ नाउ 13.93% इन जुलाई. लास्ट महीने का ये फिगर है. हमेशा ऐसा ही होता है कि अगस्त में जुलाई के महीने का आएगा, ओके. और जून में ये कितना था 15.18%. नाउ व्हाई द इन्फ्लेशन हैज़ गॉन डाउन. सो मेनली बिकॉज ऑफ प्राइसेस प्राइमरी प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में कम हुए हैं. बट 2 जगह पे प्राइसेस अभी भी ज़्यादा है.
दैट इज फ्यूल एंड पावर। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है इट इज़ 43.75% in July, and in June it was 40.38%. Okay, now some factual news about this WPI, wholesale price index. So wholesale price index, it measures inflation only in goods and not in services, and this inflation index is released by economic advisor under Union Ministry of Commerce and Industry. ओके जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज रिलीज्ड बाय NSO. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.